बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अली इकबाल। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करूंगा जिस तरह से आज मैं देखा कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो तीसरा T20 आई मैच खेला गया उसके हवाले से बात करेंगे। और आगे चल के जिस तरह से इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का भी जो तीसरा T20 आई मैच हुआ उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस तरह से पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो तीसरा T20 आई मैच हुआ। और उसमें देखा आपने कि पाकिस्तान ने फिर एक बार तीसरी दफ़ा भी टॉस जीता, लेकिन फिर फील्डिंग का फ़ैसला किया। और ये मतलब शाहीन की जो कैप्टन है उनके कान पे जूं नहीं रहेंगी बिल्कुल भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी। और फिर से उन्होंने डिसाइड किया कि वो पहले बॉलिंग करेंगे और न्यूजीलैंड को दावत देंगे कि वो आके बैटिंग करें। तो फिर ये आपने देख लिया कि ये उनके ओपनर्स ने जो क्या असर किया। और ख़ास तौर पे ये सिर्फ अगर आप बात कर लें उनके ओपनर फिन एलन ने जो है वो अकेले ही पूरी टीम का स्कोर निकाल दिया। और ये जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया हमारे बॉलर्स को, वो ये आपके सामने था कि कितनी ब्रूटल किस्म की जो उन्होंने हिटिंग की। और मतलब कहीं का नहीं छोड़ा पाकिस्तान के बॉलर्स को, हर एक को जो है वो कभी इधर छक्का कभी उधर छक्का, पूरे ग्राउंड के अंदर उन्होंने जो है वो छक्कों की बारिश की। और मतलब कि बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था बॉलर्स को कि क्या ये करें हम। और ये मतलब किस तरह से जो है आउट करें। फिन एलन ने ये बिल्कुल भी मौका नहीं दिया किसी बॉलर को कि वो कुछ कर सके या उनकी विकेट निकाल सके। और मतलब कि इतनी आराम से जो है वो खेल रहे थे हमारे बॉलर्स को, जिनके बारे में ये कहा जाता था एक टाइम पे कि जो ये 150 प्लस kph के बॉलर्स हैं और वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है हमारी, ऐसा भी कहा जाता था एक टाइम पे, ऐसा भी वक्त था। लेकिन अब तो मेरे ख्याल से कि नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप नाम रख दिया जाए तो वही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप तो ये कहीं से भी नहीं है। और आपने देख लिया क्या हशर नशर बिगाड़ा फिन एलन ने। 137 रन की जो है वो बहुत ही जो है शानदार पारी खेली। और 62 गेंदों में ये रन्स बनाए उन्होंने। बाकी तो जो है किसी न्यूजीलैंड के बैटर ने इतने रन्स नहीं बनाए टिम साइफर्ट के अलावा, जिन्होंने 31 रन्स की इनिंग खेली। बाकी सब ने थोड़े बहुत रन्स चिप इन किए, ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो इस तरह से न्यूजीलैंड ने 20 ओवर्स के अंदर 224 रन्स जो टोटल स्कोर किए, जो कि पहले और दूसरे मैच से भी ये ज़्यादा स्कोर जिन्होंने बनाया, जो कि इट्सेल्फ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितनी जो है वो धुनाई हुई हमारे बॉलर्स की। और ये क्या हाल किया फिन एलन ने। तो जिस तरह से फिर पाकिस्तान की बैटिंग आई तो ये उम्मीद तो यही थी कि ज़ाहिर है पाकिस्तान ही चेस करेगा टोटल, क्योंकि ये मैच जीतना ज़रूरी भी था इस हिसाब से कि जो सीरीज़ जो ऑन द लाइन लगी हुई थी। तो ओपनर्स जो है वही साइम अयूब और रिजवान आए, लेकिन ये बिल्कुल उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे एक बार फिर, और उन्होंने फिर से डिसअपॉइंट किया। रिजवान ने जो है 12-24 रन बनाए, लेकिन साइम अयूब जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सके। भले उन्होंने यकीनन कैमियो खेला है और तकरीबन 16-20 रन बनाए, लेकिन वो भी जो है नाकाफ़ी रन्स थे। और उसके बाद जो बाबर आजम ने ये आगे बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली और स्टेबिलिटी जो है प्रोवाइड की उन्होंने। एंकर तो एक तरीके से एंकर किया उन्होंने, लेकिन ये जहाँ शॉट्स मारने थे उन्होंने शॉट्स भी लगाए और हर बॉलर को डोमिनेट करते हुए नज़र आए, छक्के भी ये लगाए उन्होंने। और
फिर एक बार फिर नज़र आया कि जो है वो जो है आगे बैटिंग लाइनअप को लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं और शायद जो है वही मैच जिता दें आज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं कर सके ऐसा, क्योंकि जो दूसरी तरफ से कोई किसी ने सपोर्ट नहीं किया उन्हें, टू बी ऑनेस्ट। और फिर से सारे बैटर्स जो है वो फेल हुए और ख़ास तौर पे मिडल ऑर्डर जिस तरह से जो है एक्सपोज हुआ है पूरी सीरीज़ के अंदर, तो जो है वो तो उसके बाद तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब सबकी छुट्टी होनी चाहिए, जितने भी मिडल ऑर्डर में खेल रहे हैं प्लेयर्स, जिनको मुसलसल चांसेस दिए जा रहे हैं लेकिन वो प्रूव नहीं कर रहे, चाहे वो आज़म खान हो या इफ्तिखार अहमद हो, कोई भी जो है वो पूरा नहीं उतर रहा उम्मीदों पे, और बल्कि जो है वो पानी फेर दिया वो सारी उम्मीदों पे और मैच गड़वा दिया। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि अब इनको आगे मौका मिलना चाहिए इन प्लेयर्स को। तो ये पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा कुछ ये नहीं कर सका इस दफ़ा भी। 174 रन्स के ऊपर 5 विकटें गंवा कर पाकिस्तान ने जो है ये मैच फिर से हारा। 45 रन से शिकस्त हुई पाकिस्तान को और इसमें जो है वो नीचे से नवाज़ ने भी बहुत एक जो है कमाल की इनिंग्स खेली, छोटा सा कैमियो खेला, लेकिन वो भी जो है वो 28 रन की पारी भी जो काम नहीं आई और इवेंचुअली पाकिस्तान जो है ये मैच भी हार गया और सीरीज़ में 3-0 जो है हो चुका है। और आज जो है जो 14 T20 आई मैच हुआ है उसके ऊपर भी आगे जाकर चल के बात करेंगे, लेकिन वो मैच भी जो है पाकिस्तान हार गई है और अब जो है बेसिकली 4-0 हो चुका है। तो मज़ीद जो है वो हमारी पहले ही हम बहुत ज़्यादा जो है ज़लील हो रहे थे और मज़ीद अब बिल्कुल ही जिससे आप समझ लेंगे रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो रॉक बॉटम हिट कर चुकी है और जो है मतलब कि सीरीज़ हारने के जो है वो पूरे चांसेस हैं अगर पाकिस्तान जो है 5वां और आखिरी मैच भी नहीं जीत पाता। और इसमें ये अफसोस भी आप ये क्या ही करें, क्योंकि ये पहले दूसरी T20 मैच से पता चल गया था कि इस टीम के अंदर वो मतलब गूदा नहीं है, इतना दम नहीं है इन प्लेयर्स के अंदर सिवाय बाबर आजम के या एक आध प्लेयर्स के कि ये जो है इतने बड़े टारगेट चेस कर सकें और न्यूजीलैंड में जाके सीरीज़ जीत सकें। हालांकि जो इससे पहले जो पिछले साल सीरीज़ हुई थी, बल्कि पिछले साल भी नहीं, 2022 की T20 वर्ल्ड कप आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया वाला, उससे पहले जो सीरीज़ हुई थी उसमें ये पाकिस्तान ने कितना जो है मतलब कि अच्छा परफॉर्म किया था और हर प्लेयर ने स्टेप अप किया था एज अ कलेक्टिव यूनिट, लेकिन वो बात ही आपको नज़र नहीं आ रही है। अजीब बिखरी सी टीम ये नज़र आ रही है, साफ पता चल रहा है ना सिर्फ बैटिंग के लिहाज से बल्कि बॉलिंग और फील्डिंग के लिहाज से भी कोई ज़्यादा उस तरह से जो है परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो साफ पता चल रहा है कि कैप्टन तो जो है वो चेंज हो चुका है, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो वैसे के वैसे ही हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, बल्कि और उल्टा जो एवरेज बिलो एवरेज परफॉर्मेंसेस आ रही हैं पहले से ज़्यादा। पहले तो जो है आप बाबर आजम की कप्तानी में जो सीरीज़ जीत रहे थे, न्यूजीलैंड के अंदर जाके ट्राई सीरीज़ जीत रहे थे और ये बाकी टीमों के ख़िलाफ़ भी जो सीरीज़ जीती, लेकिन अब तो जो है बिल्कुल आगे का हवा ही बिगड़ा हुआ है और नज़र आ रहा है। तो अफसोस ये सबसे ज़्यादा इस बात का ये है कि बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि अब ये क्रिकेट में भी जो है उसी तरह का डाउनफॉल आ रहा है
और जिस तरह से जो है हॉकी के अंदर जो है वो नज़र आ रहा है, हॉकी के अंदर जिस तरह से मतलब कि बहुत ही बुरा हाल है हमारी हॉकी का। बड़े इवेंट में जाके हम जो है बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाते और मैचेस हार के ही आते हैं। तो कुछ इसी तरह का हाल नज़र आ रहा है होता हुआ। और सोशल मीडिया की, जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, तो वहाँ पे भी हर कोई अपने फेवरेट प्लेयर को बैक कर रहा है और फैन बेसिस बने हुए हैं, जो कि कोई नई बात नहीं है, पहले से होता हुआ आ रहा है। जब इवन बाबर आजम कप्तान था, जब भी हो रहा था, और उससे पहले भी ये ऐसा सिलसिला चल ही रहा था, कम था लेकिन था ज़रूर। तो अब कंसर्न तो बहुत बड़ा अब है कि जो है आगे क्या होगा। आगे जो सीरीज़ आ रही हैं इंग्लैंड और आयरलैंड के ख़िलाफ़ और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, फिर 5 T20 सीरीज़ की होगी पाकिस्तान के अंदर। तो उसके अंदर जो है क्या पाकिस्तान सीरीज़ में कुछ अच्छा कर पाएगा भी या नहीं। तो शाहीन की कप्तानी पे भी बहुत सारे सवालात हैं और जो उसको एड्रेस करने में बिल्कुल और इम्प्रूव करने में बल्कि नाकाम रहे। तो इस चीज़ को जो है फिर देखना पड़ेगा। तो बाकी बात कर लेते हैं जिस तरह से इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान की जो तीसरा T20 मैच खेला गया बेंगलोर के अंदर। और उसमें जो है वो इंडिया ने पहले बैटिंग का आगाज़ किया और काफ़ी जो है इंडिया ने शुरू में स्ट्रगल किया। जल्दी विकेट्स जो है गिरी, जो कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड था इवन इंडियन फैंस के लिए। ये क्योंकि पिछले 2 T20 मैचेस में जिस तरह से ये डोमिनेट कर रहा था इंडिया, और ओपनर्स ये यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे ने परफॉर्म किया था, तो इस मैच में बिल्कुल ही उल्टा ये हुआ, उसके ऑपोजिट हुआ। और ये सारी दोनों जो है जल्दी आउट हुए और एक टाइम पे 30 रन्स के ऊपर जो 4 आउट हो चुके थे 6 ओवर्स के अंदर। और काफ़ी जो है लग रहा था कि इंडिया बिग ट्रबल के अंदर है और मैच हार भी सकता है। लेकिन रोहित शर्मा हिटमैन ने जो है वो बिल्कुल हिटमैन वाली जो है वो नॉक खेली, 121 रन्स की जो है नाबाद इनिंग्स खेली 69 बॉल्स में। तो जो है बहुत ही जो है उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली, बहुत ही मज़ा आया मतलब देख के। एक कंप्लीट T20 का पैकेज जो है हमें देखने को मिला उनकी इनिंग्स के अंदर। और रिंकू सिंह ने भी उनका जो है बखूबी साथ निभाया और 69 रन्स की जो है वो ज़बरदस्त इनिंग्स खेली उन्होंने भी 39 बॉल्स में। तो इन दोनों की पार्टनरशिप की बदौलत ये इंडिया एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल टोटल तक ये पहुंचा, 212 रन्स के हदफ तक पहुंचा। और इसके बावजूद कि इंडिया की जो है शुरू में अर्ली ऑन विकेट्स गिरी और विराट कोहली भी जो है डक पे आउट हुए, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा स्कोर बनाना ये बड़ी बात है। और ये हैरानी की बात सबसे ज़्यादा ये थी कि बेंगलोर जैसी विकेट पे, जहाँ आपने देखा वर्ल्ड कप के मैचेस में कि किस तरह से मतलब छोटी छोटी इतनी बाउंड्रियाँ थी और मतलब बैटिंग पैराडाइज विकेट थी बिल्कुल। वो वहाँ पे छक्के छक्के हमेशा से जो है वो लगते रहे। और फ़खर ने, आपको याद होगा फ़खर ने और बाबर ने जो पार्टनरशिप बनाई थी और मिलके इस तरह से छक्के मारे थे फ़खर ने। तो ये उस तरह की विकेट है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे भी अफ़गानिस्तान के बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, इनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी, ख़ास तौर पे फ़रीद अहमद की, जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की। इससे पहले उन्हें दोनों मैचेस में मौका नहीं दिया गया, जो कि बड़ा बेजार डिसीजन था मेरे लिहाज से। लेकिन इस दफ़ा जो है उनको मौका मिला और उन्होंने बिल्कुल कैश इन किया उसको। और अज़मतुल्लाह उमर ज़ई ने 1 विकेट हासिल की।
तो इसके जवाब में जो है अफ़गानिस्तान ने बैटिंग का आगाज़ किया, तो उनकी तरफ से भी उनकी तरफ से अच्छा ओपनिंग स्टार्ट मिला। बहुत दो उनके गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान ने 50-50 रन्स की जो है वो इनिंग्स खेली दोनों ने, लेकिन दोनों जो है फिर आउट हुए। और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा अफ़गानिस्तान के लिए भी हालात टफ होते गए। जैसे जैसे आगे मैच चलता रहा विकटें जो है गिरी, लेकिन गुलबदन नायब ने जो है वो एक बहुत ही मतलब कि ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। 54 रन्स और इन्होंने बनाए 23 बॉलों के अंदर, और नॉट आउट रहे सबसे बड़ी बात। लेकिन ये मैच जो टाई हो गया हैरान कुन तौर पे, और गुलबदन नायब ने और उनके साथ ये पार्टनरशिप भी लगाई एक प्लेयर ने। तो ये बहरहाल फिर इस तरह से अफ़गानिस्तान के ये मैच तो टाई कर दिया था, लेकिन अब ये सुपर ओवर में मैच चला गया था, और सुपर ओवर के अंदर इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए जो है वो 12 रन्स बनाए, और उसके जवाब में अफ़गानिस्तान ने भी जो है वो 12 रन्स बनाए, और फिर से मैच टाई हो गया। लेकिन फिर ये इवेंचुअली इंडिया ने जो है वो मैच जीत ही लिया। 1 रन के ऊपर 2 विकटें ये हासिल कर ली, दोनों बड़ी जल्दी विकटें गिरी एक हैसल के अंदर, क्योंकि ये मैच ख़त्म करना था, लेकिन ये अफ़गानिस्तान नहीं कर सका, और फाइनली इंडिया जो है वो ये मैच जीत ही गया। तो ये काफ़ी अर्से बाद ये पहले तो सुपर ओवर देखने को मिला, और सुपर ओवर भी जो है 2-2 सुपर ओवर हुए, और इतना जो है मतलब कि थ्रिलिंग मैच हुआ ये। तो ये लाइव तो नहीं देख सके मैच, लेकिन हाइलाइट्स में भी देख के ये बहुत मज़ा आया, और लगा कि जो दोनों टीमें जीत के लिए फ़ाइट कर रही हैं लास्ट बॉल तक, और मतलब कि क्राउड के भी मज़े आए हुए थे इस तरह का मैच हो रहा था। तो बहरहाल अब बात कर लेते हैं जिस तरह से ज़का अशरफ और मोहम्मद हफीज़ जो कि टीम डायरेक्टर हैं, तो इन दोनों के जो है वो अब छुट्टी होने जा रही है फाइनली, जो कि बहुत ही एक जो है रिलीफ है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए कि ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि आईपीसी मिनिस्ट्री की जो मीटिंग अभी हुई थी पिछले दिनों, लेकिन जो है फिर उसको कैंसिल कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि कुछ उसमें मतलब कि लीगल मैटर्स ये कुछ थे जिसकी वजह से जो है वो मीटिंग नहीं हो सकी। लेकिन जो है अब आईपीसी ने जो है वो पूरी तैयारी कर ली है कि किस तरह से जो है इन दोनों को फारिग किया जाए, और ख़ास तौर पे ज़का अशरफ जो कि पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं उनकी। तो ये बहुत एक अच्छी न्यूज़ है। 4 फरवरी को जो है बेसिकली ज़का अशरफ की एक्सटेंशन ख़त्म होने जा रही है, जो कि उन्होंने ख़ुद ली थी प्राइम मिनिस्टर से, मेरे ख्याल से सितंबर में ली थी, सितंबर अक्टूबर के अंदर, और अब जाके वो ख़त्म होने जा रही है एक्सटेंशन भी। तो ये बहुत एक जो है बड़ा रिलीफ होगा, और एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है यकीनन, और अल्लाह करे ऐसा जल्दी हो क्योंकि जिस किस्म के फ़ैसले लिए गए पीसीबी के अंदर इनके दौर के अंदर, तो उससे ज़्यादा वर्स्ट डिसीजन जो है वो कभी नहीं लिए गए इससे पहले। सबसे जो है वो नालायक तरीन क्रिकेट बोर्ड जो है वो रहा इनके दौर के अंदर, और बिल्कुल मतलब एक तो क्रिकेट की समझ बूझ भी नहीं, इनको क्रिकेट की अलिफ बे का नहीं पता था, और
ये बिजनेसमैन थे, ये बिजनेसमैन हैं बल्कि। और ये बस आपको पता है जिस तरह से ये सियासी मामलात होते हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तो ये भी सिफारिश के थ्रू ये आ गए, विराजमान हो गए आके पीसीबी के चेयरमैन की सीट के ऊपर, और रातों रात नजम सेठी को फारिग करवा दिया उन्होंने। और इनको बड़ा फुला उठा था कि जो है मैं क्रिकेट के मामलात को सही करूँगा, और ये नजम सेठी जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो इस तरह की इन्होंने बातें की थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं इनसे, बल्कि इन्होंने और आगे का आवा ही बिगाड़ के रख दिया जब से ये जो क्रिकेट बोर्ड में आए। तो अब देखते हैं कि जो इस पर आगे क्या अपडेट आती है। तो बाकी भी जो है वो अपडेट जो एक आ रही थी मोहम्मद हफीज़ और पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को लेके, कुछ जिनको जो है एनओसी नहीं जारी की जा रही थी T20 आई लीग्स के लिए, जो उनको जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनका। और उन खिलाड़ियों में शाहीन आफरीदी, आज़म खान जो शामिल थे, और बाकी शादाब खान भी जो थे उसमें। तो ये शादाब खान को और शाहीन आफरीदी को जो है वो एनओसी जो है वो जारी हो चुकी है, और बाबर आजम भी जो है इस फहरिस्त में शामिल हैं, उनको भी जो है वो एनओसी जारी हो चुकी है बीपीएल खेलने के लिए। वो बीपीएल की फ्रेंचाइज रामपुर राइडर्स से जो है वो खेलने जा रहे हैं। तो बीपीएल जो है वो शुरू होने जा रही है कुछ ही दिनों के बाद। मेरे ख्याल से 17 जनवरी से शुरू होने जा रही थी, कुछ ऐसी डेट आ रही थी। तो ये बाबर आजम जो है वो बीपीएल खेलेंगे, और इस चीज़ के फ़ौरन बाद बाकी शाहीन आफरीदी जो है वो ILT20 खेलने जा रहे हैं। तो उसके लिए उन्हें एनओसी मिली है डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से, जो है वो खेलेंगे। और उस टीम के अंदर जो सबसे हैरानकुन बात है कि मोहम्मद आमिर भी खेल रहे हैं। तो देखते हैं कि ये कैसा रहता है इनका कॉम्बिनेशन, और काफ़ी अरसे बाद दोनों खेलते हुए नज़र आएंगे। और देखना होगा कि किस तरह की दोनों की बॉन्डिंग रहती है। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।